राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के वन शॉट की। ठीक है, काफी सारे बच्चे कह रहे थे भैया कार्बन चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या क्या चीज आती है कार्बन और इस कंपाउंड में, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से ध्यान देंगे। इसमें हम कवर करेंगे क्या होता है कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम, कार्बन कितना वर्सेटाइल नेचर का है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन, आइसोमर्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और होमोलोगस सीरीज। ये पॉइंट्स है जो हम यहां पर कवर करने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या होता है कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ये बेस है लाइफ का, मतलब हमारी जितनी लिविंग बीइंग्स है उनके अंदर हमें कार्बन देखने को मिलता है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, इसीलिए इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। आगे इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, आप सबको पता होगा हम इस तरीके से लिखते हैं कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, Z से एटॉमिक नंबर दिखाया जाता है और ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे किया जाएगा, ये इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर, लूज डॉट स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। अब वो कहता है Why are organic compound studies as separate branch of chemistry? क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इसलिए अलग से पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर कार्बन सिंगल हैंडेडली मेक्स मोर कंपाउंड देन ऑल अदर एलिमेंट्स टुगेदर। कार्बन इतने कंपाउंड्स बनाता है, खुद के साथ रिएक्ट करता है या और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसकी पूरी एक ब्रांच बना दी है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो हम यहां बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की, कार्बन की खुद कार्बन के साथ बॉन्ड की और कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ये सब अभी आगे आने वाला है। ये एक 3D स्ट्रक्चर दे रखा है जिसके अंदर कार्बन एक एटम है जो 4 हाइड्रोजनों से मिल रहा है। ये जो डैश बना हुआ है ये आगे है, एच बना हुआ है, और ये जो डैश बने हुए हैं ये पीछे है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरीके से है, एक कार्बन आगे की तरफ, एक इसी प्लेन पे, ये भी इसी प्लेन पे, और ये पीछे की तरफ। ठीक है, ये पीछे, ये आगे, ये इधर और ये इधर। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है आपके लिए। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं। अब बारी आती है अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन का है, कार्बन से बने हुए आपके मिनरल्स है। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। ये मैं बता चुका हूं अभी आपको, ज्यादातर आपकी जो लिविंग थिंग्स है वो कार्बन से मिलकर बनी है। अब बात आती है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, वही 2,4, बट इट नाइदर लूज और नॉर गेन इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं एक चीज, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। अगर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, किसी के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और किसी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये जो लेते हैं ये होते हैं आपके एनायन, और जो देते हैं वो होते हैं आपके कैटायन। इस बात को समझो, 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एक होते हैं लेने वाले एनायन, देने वाले कैटायन। तो अगर आपको 8 चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, आपके पास 1 कम है तो आप 1 ले लोगे, आपके पास 2 कम है तो आप 2 ले लोगे, आपके पास 1 ही है तो आप 1 दे दोगे, आपके पास 2 ही है तो आप 2 दे दोगे। लेकिन आपके पास एग्जैक्ट 4 है तो ना आप 4 किसी से ले पाओगे, ना आप 4 किसी को दे पाओगे। 4 लेने में एनर्जी बहुत ज्यादा 4 देने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी,
4 ले लेगा वो, तो उसके खुद के प्रोटॉन्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएंगे। कह रहा है कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता? जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने आएगा उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में थोड़ी सी एनर्जी लगती है, उसको कहते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो 11th में पढ़ेंगे। दूसरे को छोड़ने में और ज्यादा, तीसरे को छोड़ने में बहुत ज्यादा, चौथा तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता। ये आप यहां पढ़ सकते हो। कार्बन हैज 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ कार्बन विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये टर्म अभी आपने नहीं पढ़ी है, आगे जाके पढ़ोगे। एंड इट वुड लीव 6 प्रोटॉन होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 6 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉनों को संभाल रहे होंगे, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो एटम बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो इसके जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, 6 प्रोटॉन टू यार, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड onto 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो शेयर करेगा। सिंस कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग। तो अगर उसको इस कॉन्फ़िगरेशन को पाना है, इसे कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वो 4 इलेक्ट्रॉन वो ना दे सकता है ना ले सकता, तो क्या करेगा? शेयर करेगा। अब इधर आ जाओ। तो वो बता रहा है अगर ये आयनिक बॉन्ड बनाता तो बड़ा स्टेबल होता। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर seen to have strong bonds within the molecule but intermolecular force are weak। इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कमजोर होती है, hence they generally have low melting and boiling point। ध्यान रखना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होती है। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अच्छी और प्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कुछ एग्जांपल्स देख लो कोवेलेंट बॉन्ड के। आप ये देख लो, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन ही नहीं है ऐसा, ये दोनों पूरा H2O बना रहे। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कहते हैं डुप्लेट, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं हम ऑक्टेट। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही बनाता है? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जिसे तुम सिर्फ शेयर कर सकते हो। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम, और ये मुश्किल है +4 बनाए या -4 बनाए। इट शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हाँ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको शेयरिंग करनी पड़ती है, या ऑल ऑफ द अबव। इसके आंसर है चारों। ये क्वेश्चन था जिसके ये तीनों पार्ट आंसर सही है। ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इस वजह से, हाँ जी। इसको +4 बनाने में दिक्कत आएगी, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, हाँ जी। तीसरा, ये शेयर कर सकता है अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, हाँ जी। जैसे ये इसने 4 हाइड्रोजनों को कहा मेरे साथ चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। मैं इलेक्ट्रॉन को येलो कलर से दिखा रहा हूं, और जो इनके बीच में बना है रेड कलर से वो है बॉन्ड। तो यहां पर सारे हाइड्रोजन डुप्लेट बना रहे हैं, लेकिन कार्बन जो है वो ऑक्टेट बना रहा है। ठीक है, आगे चलते। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब इसके अंदर हम देखते हैं पहला कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, खुद ही के साथ कार्बन कार्बन के साथ एक लिंकेज बना लेता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच its atom can join with another, its atom can join with another to form a long carbon chain is known as catenation। मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, O2 और O3 बनाता है, ओजोन
और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है और N2 बनाता है, ठीक है। और कोई चीज ऐसी ले लो आप, सल्फर जुड़ता है S8 S20 तक बनाता है, लेकिन ये 10 लाख तक जुड़ सकता है। कार्बन के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो 10 लाख तक है, और वो भी अलग अलग तरीके से। इसीलिए बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा है सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद द हाइड्रोजन, सिलिकॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं 7 to 8 एटम, जो चेन होती है उसकी हैव चेन ऑफ अप टू 7 to 8 एटम। लेकिन कार्बन जो होता है वो बहुत लंबी चेन बनाता है और काफी स्टेबल भी होती है। सबसे इसकी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो आप सबने पॉली बैग या पॉलीथीन देखी होगी। वो पॉली बैग या पॉलीथीन कार्बन की ही चेन है। इथीन अभी हम पढ़ेंगे, उसको एक के बाद पॉलीमराइजेशन कर दें, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो वो बन जाता है आपका पॉलीथीन। और पॉलीथीन आपको पता होगा कि काफी लंबे टाइम तक डिग्रेड नहीं होती, खराब नहीं होती, इसीलिए पॉलीथीन को हम बैन करते हैं, क्योंकि ये जहां पर पड़ गई, जहां हमारे नेचर में गिरी, वो वहीं की वहीं रहेगी, खराब होती नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जल्दी से अपना बॉन्ड छोड़ता नहीं है। आगे अब वो कहता है कार्बन के एटम किस तरीके से बाइंड होते दिखते हैं, या तो सीधी चेन, स्ट्रेट चेन, या ब्रांच्ड चेन, या फिर क्लोज चेन। या तो सीधी चेन बने कार्बन 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 कार्बन, या ब्रांचिंग आ जाए 3 के नीचे 1 कार्बन, या क्लोज रिंग बन जाए, ठीक है। इन सब के नाम मैं अभी आपको आइसोमर्स में बता दूंगा। अब बात आती है 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, या क्लोरीन के साथ। द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद द मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। आगे, वाई कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? कार्बन इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसके न्यूक्लियस के बहुत पास इसका सेकंड शेल आता है जो पकड़ के रखता है बॉन्ड को। जितना साइज छोटा होगा उतना स्टेबल होगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा कोवैलेंसी का नेचर कमजोर हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन देने की तरफ आ जाते हैं। जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की तरफ आ जाते हैं, कैटायन प्रेफर करते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। वन रीजन इज इट्स स्मॉल साइज, ये बता चुका हूं मैं आपको। द बॉन्ड फॉर्म बाय दीज एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर, वो बात बता चुका हूं मैं आपको, जितना बड़ा हो जाएगा उतना वीक हो जाएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन नेचर में किन किन रूप्स में पाया जाता है? कार्बन हमें नेचुरली किन किन रूप में पाया जाता है? तो हम कहेंगे ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिनिस्टर फुलरेंस, कोक और बहुत सारे। तो यहां पर वो कहता है एलोट्रॉप इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट नोन एज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनमें एलोट्रॉप्स आर द वेरियस फिजिकल फॉर्म दैट एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन। जैसे यहां पर है हमारे पास डायमंड जो हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट जो थोड़ा सा स्लिपरी है, थोड़ा सा नहीं काफी सोपी इन टच होता है, और बकमिनिस्टर फुलरेंस जो ज्यादातर हल्की चीजों को और मजबूत चीजों को बनाने में काम आता है। कार्बन फाइबर भी बोल सकते हो आप। आगे, यह है आपका स्ट्रक्चर डायमंड का, जिसके अंदर हर एक कार्बन 4 और कार्बनों के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के बैठा है। कैसा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। मैं लिख देता हूं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के बैठा है। आगे जाके आप पढ़ोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है। ये हार्डेस्ट है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन में बर्न किया जाए। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। और डायमंड आपने देखा हुआ है, आप चाहो तो अब लाइट चैप्टर में चले जाए तो हम इसको घिस घिस के एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल दे सकते हैं जिससे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मैंने आपको कल परसों एक टॉपिक कराया था, उसमें हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था जो प्रिज्म में होता है। डायमंड में वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.4 के आसपास। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री में हमने लगे हाथ फिजिक्स भी पढ़ ली। बहुत देर से साहिल सर की बातें कर रहे थे, थोड़ी सी राहुल सर की भी याद कर ली। अब ध्यान दो, फीचर्स ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है उनमें क्या क्या चीजें आती है? ग्रेफाइट थोड़ा सा ग्रीश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक होता है, मतलब इसमें से लाइट सीधी सीधी पास नहीं होती। लाइटर देन डायमंड होता है, बहुत मतलब डायमंड के कंपैरिजन में हल्का होता है, और काफी ज्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है बेटा
जैसे आपने सुना होगा ना कैस्ट्रॉल हम यूज करते हैं इंजन में, वैसे कार्बन भी चिकनाहट पैदा करने के लिए इंजन या मशीनरी में इस्तेमाल किया जाता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, उसमें चारों के चारों से बंधा होता था, ठीक है, इन द सेम प्लेन, और एक ऐसा हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हेक्सागन स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें हेक्सागन नहीं होता, उसमें टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, नाइदर वेरी हार्ड नॉर लाइट। तो फ्लोरेंस है, गलत में आ गया, डायमंड कहां गया? अच्छा डायमंड पढ़ा चुके हम, सॉरी, मेरे दिमाग में डायमंड ही था। अब वो कहता है फ्लोरेंस क्या होता है। फ्लोरेंस जो होता है वो एक और प्रकार का हमारा एलोट्रॉप है, ये डार्क होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में आता है ये। बकमिंस्टर फ्लोरेंस में एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर C60 वाला देखा गया है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जिसके अंदर 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं कार्बन एटम के एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये इसकी खास बात क्या है, ये काफी ज्यादा हल्का और स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये आपकी कई तरीके की ऑटोमोबाइल वगैरह में भी यूज किया जा रहा है आजकल। आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन एटम कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे, नॉन कंडक्टिव, नॉन कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन और फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब हम सब में कार्बन ज्यादातर पाया जाता है, हम में और पेड़ पौधों में। आगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, उसका मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंस हो। तो इसके हमारे पास 3 एग्जांपल है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसमें से जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है, जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन इसका एग्जांपल है। ये हो गया आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे नाम याद करेंगे, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। C1 का मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और लास्ट डेक। तो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं हम एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नन और 10 को डेक। अब इन सब को अगर तुम्हें ये बनाना है तो बस आपको एक सफिक्स ऐड करना है, वो है ANE। तो ये बन जाएगा पहला मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ननेन, डेकेन, ठीक है। अब इन सब के अंदर देख लो आप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह में अगर मैं बात करूं तो यहां एक फॉर्मूला चलता है, वो है CnH2n+2, ठीक है। अब इसको अगर आप लिखोगे CnH2n+2, तो यहां पर ये नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझ गए। अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे, एक का डबल 2, 2 से 2 ज्यादा 4। अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे, मेरी उंगलियां 6 नहीं है, आप खुद समझ जाओ, डबल 2 का डबल होता है 4, 4 में 2 जोड़े 6, ये लिखा हुआ। अब अगर कार्बन एटम 3 होंगे तो 3 का डबल कितना होगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। मेरे को ये हटाना पड़ेगा, और अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का डबल होगा 8, उसमें 2 जोड़ेंगे 10। 5 की बात करूं तो 5 का डबल होगा 10, उसमें 2 जोड़ेंगे 12। तो ये तरीका है आपका, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाओ कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। CN का मतलब नंबर, इसको वो मत याद करो जो तुमने उटपटांग चीजें सुनी है, क्या है 2 ना, उसमें दिमाग ना लगा के इस पे ध्यान दो।
कि कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला, इससे ज्यादा मैथ में पढ़ते हो तुम। आगे चलते हैं। अब बात आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसको हमने पहले समझाया एल्कीन को। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। ठीक, अब इसका नाम क्या हुआ, इसका काम इसका नंबर कैसे बैठेगा? अगर 2 कार्बन है तो 2 का डबल कर दो, उसमें बस कुछ भी ऐड मत करो, सिंपल। 3 का डबल कर दो, 4 का डबल कर दो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, फिर वही नाम, अगर मैं इसका नाम पूछूं तो पहले वाले का ईथ इन, गलती से एन लिख दिया है, ईथ इन, प्रोप इन, ब्यूट इन। ठीक है, पेंट इन, हेक्स इन, हेप्ट इन, वगैरह वगैरह। तो हाइड्रोकार्बन विथ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड कहलाएगा एल्कीन, 1 ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा एल्काइन, और दोनों के दोनों होंगे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। हाँ, अब देयर कैन नॉट बी, ठीक 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 ठीक, बता चुका है सारी बातें। अब बारी आती है एल्काइंस की। इनके पास एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो अब जरा इनको देखो आप, C2H2, C3H4, ये क्या है? डबल से 2 कम, ये है डबल, डबल से 2 कम, तो 4 में से 2 गए 2, डबल से 2 कम, 6 में से 2 गए 4, डबल से 2 कम, 8 में से 2 गए 6। अब चेक कर लो। ठीक, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ लिया हमने। अब आप मुझे इसका नाम बताओ क्या होगा? C5H10, C6H10, C4H10। अभी वीडियो पॉज करो और इसके बारे में बताओ मेरे को। सोचो। सोच लेना बेटा। देखो, पहले तो ये ध्यान दो, डबल है मतलब एल्कीन है, तो ये पेंटईन है, पेंटईन। ये डबल से 2 कम है, आपको पता है 6 का डबल 12 होता है, उससे 2 कम है, तो ये हेक्स, ध्यान दो, मैं साथ साथ लिख रहा हूं, हेक्स और आइन है। फिर ये ब्यूट, ब्यूट डबल से ये 2 ज्यादा है, एन है, ब्यूटेन, पेंट इन, हेक्साइन, ब्यूटेन। जल्दी से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स, तो आइसोमर्स का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। ठीक है, उनके अंदर जो भी चीजें हैं, जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना, मान लो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो वो तो सेम है, लेकिन उनमें उनकी कोई स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी या उनकी कोई फंक्शनल प्रॉपर्टी अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। द डिफरेंस in the property of these compounds is due to their different structure. ठीक है, these compounds have identical molecular formula but different structural and are called structural isomers. ठीक है, अब मैं आइसोमर्स बना के दिखाता हूं आपको। मान लो मैंने आपको कहा C5H12 एक एल्केन है, ठीक है, तो इसके अंदर ये 5 कार्बन है जो एक लाइन में अलाइन है। अगर मैं इनको हाइड्रोजन दूं तो इसको दिए 3, 2, 2, 2 और 3, बन गया। ये है सीधा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो यहां पे एक CH3 आ जाएगा, यहां पे एक CH3 आ जाएगा, और ये हिस्सा जिसके 2 कोने CH3 से बने हों उसे हम कहते हैं आइसो पेंटेन। ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कहीं हाइड्रोजन लिखना भूल जाओ। यह हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं अभी सिखाता हूं।
फिर आता है ये, जिसके तीनों कोनों पे CH3 लगे हो, उसे हम कहते हैं नियो पेंटेन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नियोपेंटेन। अब जरा ध्यान दो, ये दिखा रहा है कि देखो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन कौन से हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ठीक, पेंटेन मैंने बना के दिखा दिए। अब आप मुझे C6H14 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। एक काम करते हैं, C6 के मैं बनाता हूं, C7H16 के आप बच्चे मुझे कमेंट पे बना के दिखाएंगे। इसके मैं बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान दो, कोने वाले सारे CH3 होंगे, ये कोना, ये कोना, बीच के सारे सीधे CH2 होंगे। अब कोई बच्चा क्या भैया मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, एक CH3 और 4 CH2 इस तरीके से, तो क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ बेटा लिख सकते हो, इसे कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म। ठीक, मैंने उसको बंद कर दिया, जो सेम है मैंने सिर्फ उनको करा है। ठीक, अब कोई क्या भैया इसके आइसोमर्स बनाओ, तो इसका अगला आइसोमर क्या बनेगा? इसका अगला आइसोमर बन सकता है ये, थोड़ी जगह कम है, एक CH3 CH, एक और CH3, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका नियो हेक्सेन। फिर आया ये आपका, ओ ये नियो है, ये आइसो है बेटा, आइसो हेक्सेन। आइसो का मतलब जिसमें इस एल शेप का बन जाए और जिसके कोने दोनों CH3 हो, याद रखना। आगे चलते हैं, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। अब जरा ध्यान देंगे, ये कार्बन कोने में था, इस कार्बन का सिर्फ इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड था, तो बचे कितने? हर किसी को 4 बॉन्ड बनाने, उसने एक तो इसके साथ बना लिया, 3 बचे रह गए वहां पर। फिर इस वाले को देखा मैंने, इस वाले ने एक इसके साथ बना रखा है, देखो इस वाले ने, जिसको मैंने ब्लू किया है, एक इसके साथ बना रखा है बॉन्ड, एक इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, और एक इसके साथ बना रखा है, तो 3 तो इसके बॉन्ड हो गए, बचा एक, तो वो मैंने हाइड्रोजन से बना दिया, जो बचा हुआ था वो मैंने हाइड्रोजन से बना दिया। अच्छा, इस वाले को देखो अब आप, ये वाला कार्बन, ये सिर्फ इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसको बचे कुचे 3 बॉन्ड जो बनाने थे उसको हाइड्रोजन के साथ बनाने पड़े। अब जरा इसको देखना, ये वाला 3 बॉन्ड बना रहा है 3 कार्बन के साथ, ठीक है, और चौथा इधर बना रहा है, तो इसके पास चारों बॉन्ड बन गए, इसलिए इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं दिया। ठीक, अब जरा 2 4 यहां पर देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स। अगर मैं आपको बोलता हूं C5H12 बनाओ, तो आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 बनाएंगे और सिर्फ सबके 4 कंप्लीट करेंगे। एक बना हुआ 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, ठीक, और उन सबको हाइड्रोजन दे देंगे। लगे हाथ में आपको इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी करा रहा हूं। कितने कार्बन दिख रहे? 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। जो ये पॉइंट है, ऐसे मैंने तो बहुत बड़ा बना दिया, आपको तो सिर्फ ऐसे बनाना है। ये जो इसके कोने या वर्टेक्स है, ये इसके कार्बन एटम है, ये है कार्बन एटम, और इस तरीके के स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते, और ये लाइन है बॉन्ड, इसलिए इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन मेथड। बॉन्ड को लाइन से दिखाने वाला मेथड, ये है आपका बॉन्ड लाइन मेथड। अब बारी आती है C4H8 को समझने की। ये रे 4 कार्बन, अगर मैं यहां एक डबल बॉन्ड लगा दूं, छोड़ो डबल बॉन्ड मत लगाओ, 8 हाइड्रोजन लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 2 हाइड्रोजन कम रह गए, एक ये जो आना था, एक ये जो आना था,
उन दोनों की जगह पर मैंने एक बॉन्ड बना दिया, तो ये दोनों एब्सेंट हो गए। तो इसका मतलब जितने हाइड्रोजन कम होंगे, जितने डबल हाइड्रोजन कम होंगे, उनकी बदले में एक बॉन्ड आ जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो एक बॉन्ड आएगा, 4 हाइड्रोजन कम होंगे तो 2 नए बॉन्ड आएंगे। तो सिंगल की जगह डबल जब बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, मैं यहां लिख देता हूं। अगर एल्केन है और एल्केन के 2 हाइड्रोजन में निकालता हूं तो बन जाएगा एल्कीन, और एल्कीन के 2 हाइड्रोजन में निकालता हूं तो बन जाएगा एल्काइन। ध्यान दो, इसका एग्जाम्पल देखो। C5H12 के मैं 2 हाइड्रोजन निकालता हूं तो बनता है C5H10 जो एल्कीन है, उसके मैं 2 और हाइड्रोजन निकालता हूं तो बनता है C5H8 जो एक एल्काइन है। समझे? आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, मतलब कार्बन बड़ा ही अच्छा एलिमेंट लगता है। इसका मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ तो बनाएगा नहीं, ये और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बनाएगा। हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इस क्लास में आपके सारे नहीं है लेकिन काफी सारे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन चेन, इन एन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट, जिससे उनकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाइड ही रहे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये है आपका C4H10, यहां 10 हाइड्रोजन है। अगर इन 10 हाइड्रोजन में से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं और उसकी जगह कोई क्लोरीन लगा दूं, उसकी जगह कोई ब्रोमीन लगा दूं, उसकी जगह कोई आयोडीन लगा दूं, उसकी जगह कोई फ्लोरीन लगा दूं, तो ये चारों के चारों जो नए बने हैं ये बनेंगे हेलाइड्स या हेलोजन। हेलोजन, हेलो का मतलब होता है सी, जो समुद्र से पैदा हुए, ये सी से जनरेट हुए, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो इनके नाम बन जाएंगे। वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। अगर मैं C4H10, ये चलो इस बार अलग ले लेता हूं, C6H14 का एक H हटा देता हूं और उसकी जगह लगा देता हूं OH, तो ये कहलाएगा अल्कोहल। उसकी जगह लगा देता हूं CHO, तो ये कहलाएगा एल्डिहाइड। उसकी जगह लगा देता हूं COOH, तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी जगह लगा देता हूं COOCH3, तो ये कहलाएगा एस्टर। दोबारा सुन लो, अगर मैं ये लगाता हूं OH तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। एक और है कीटोन, लेकिन वो हटाकर नहीं लगाया जाएगा, उसको बीच में लगाया जाता है। लगाऊंगा अभी मैं बीच में उसको, ठीक है। अब देख लो, ये सारे हैलाइड्स हैं, यहां पर एक नाइट्रो भी आ सकता है, C4H9NO2। जल्दी से सारे के सारे नाम पढ़ो, और जिसको आता है वो सारे के सारे नाम ये लिखेगा कमेंट्स में। चले आगे, चलिए। IUPAC नेम और फंक्शन ग्रुप नेमिंग। भैया IUPAC नेम है क्या? जब हमने देखा कि कार्बन 1, 2, 10, 15, 20, 25 नहीं है, चलो मैं एक का कॉमन नाम लिख सकता हूं, 2 का लिख सकता हूं, ठीक है। मान लो मेरे को नाम लिखने, एक का लिख दिया चिंटू, मिंटू, पिंटू, ऐसे करते करते कितने नाम लिखूं, क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों हो रहे। तो हमने एक सिस्टम बना दिया। जैसे आपको गिनती कितनी आती है, आपको असलियत में गिनती सिर्फ 0 से 9 तक आती है, लेकिन आप उससे कितनी बना सकते हो, उसी तरीके का जो सिस्टम बना, उस सिस्टम को IUPAC नेमिंग कहते हैं। अब हमने कुछ चीजें फिक्स कर दी, जैसे नाम की जड़, वो मैं आपको पहले चीजें समझा देता हूं क्या क्या होती है। सबसे पहले हमने फिक्स करा वर्ड रूट। जो वर्ड रूट होता है वो होता है कार्बन, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 5 हो गए। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, 10 हो गए। तो ये सारे हमने याद कर लिए। फिर उसके बाद आते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो उनमें आता है आपका बॉन्ड। बॉन्ड के हिसाब से यहां पर 3 है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्काइन। एल्केन के लिए हमने लिया एन एज अ सफिक्स, इन एज अ सफिक्स,
और आइन एज अ सफिक्स। इनकी नेमिंग में अभी आपको पीछे थोड़ी बहुत बता चुका हूं। तो ये तो हुए आपके वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमें देखने को मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इनको समझेंगे जरा ध्यान से, पहले इनको याद करेंगे। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम COOH से दिखाते हैं। ये ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्डेड OOH। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका सफिक्स है ओइक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर COOH और इसका ओइक एसिड इसका सफिक्स है। दूसरा आता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल का OH से दिखाया जाता है। ठीक है, ये OH है जो किसी एक एंड पे जाके जुड़ेगा और इसका सफिक्स होता है ऑल। तीसरा आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है आपका वो CHO है जिसका सफिक्स है अल। ठीक, चौथा आता है आपका कीटोन। इसका सफिक्स होता है ओन और ये दो जगहों से जुड़ता है और CO से दिखाया जाता है। ठीक, पहले इन चारों को याद करो। एक और दे देता हूं मैं आपको, पांचवा एस्टर। ये कम आता है लेकिन एक जगह पर है इसलिए मैंने लिखवा दिया COOR। R का मतलब कार्बन की चेन, वही मीथ ईथ प्रोब। ठीक, जल्दी से इन पांचों को याद करो। यहीं पे स्क्रीन को रोको, इन पांचों को पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से करो इसको। चलिए, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लो मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को लगा दिया C खाली H के साथ, HCOOH। तो हमें कार्बन गिनने, इस वक्त सिर्फ एक कार्बन है तो ये बनेगा मीथ एन ओइक एसिड। एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ओइक एसिड। इंग्लिश के हिसाब से दो वॉवल आमने सामने हो तो एक वॉवल कट जाता है। दूसरा CH3 COOH, दो कार्बन है, दो कार्बन बन जाएंगे ईथ एन ओइक एसिड, फिर ई हट जाता है इथेनोइक एसिड। अब तुम बताओगे इसके लिए क्या होगा। नाम खुद दिख रहा, मैं बता देता हूं। तीन कार्बन, दो इधर दिख रहे हैं और तीसरा इधर दिख रहा है। ध्यान रखना है, इसको कभी भी ईथ मत बोल देना, ये प्रोप है, प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। एक आखिरी, आठ और एक नौ, नन एन ओइक एसिड। गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए पूरे नाम में। आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है अल्कोहल जिसका सफिक्स है ऑल। अगर मैं लिखता हूं CH3OH तो ये बनेगा आपका मीथ, उसके बाद एन, फिर ऑल। गलती मत कर देना लिखने की मिथॉल ना, प्राइमरी सफिक्स जरूर आएगा, एन इन आइन, वो जरूर ध्यान रखना है। अब इसको देखो, ईथ यानी कि दो कार्बन, एन ऑल इथेनॉल, C5H11OH, ये क्या बनेगा पेंट एन ऑल। अब अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, अब देखो बच्चा सोचेगा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। नहीं, ये तो बॉन्ड है जो O से जुड़ रहा है। एक दो तीन, ये प्रोपेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है। एक दो तीन चार पांच छह हेक्सेनॉल। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं CHO की, तो इसे हम कहते हैं अल, अल, और ये बनेगा आपका इथेनल। ईथ मतलब दो कार्बन, दो कार्बन का, एक ये रहा और एक ये रहा, इथेन, एन आना जरूरी है सिंगल बॉन्ड के लिए, फिर अल, ईथ अल नहीं, इथेनल। इसको देखो C4H9COCHO। अब कोई बच्चा कहे कि भैया इसके 4 कार्बन है, ये ब्यूटेनल है। गलत, ये 5 कार्बन की वजह से पेंटल है। गलत, क्योंकि एन खा गया मैं इसमें। इसका पूरा नाम है पेंट एन अल। समझे? अगर मैं इसको इस तरीके के स्ट्रक्चर में ले जाता हूं तो 1 2 3 4 और एक 5, अब ये पेंटेनल है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टेनल, इथेनल। ठीक है, आगे चलते हैं। अल के बाद बारी आती है कीटोन की। कीटोन में हम बात करेंगे, इसमें आपको एक नंबर देना जरूरी है। जैसे कि ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। मैं कोशिश करूंगा कि सबके अलग अलग कार्बन की मैं नंबरिंग दे सकूं। ये 1 तो ये 2, ये है प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओन, 1 2, ब्यूटेन 2 ओन, मैं नजदीक से गिनता हूं, 1 2, 1 2 और 4 हेक्स एन 2 ओन, वॉवल आ गया इसलिए कट गया, प्रोप एन 2 ओन, ब्यूट एन 2 ओन, 4 5 और 4 नन एन 4, 5 नंबर पे 5 ओन, ननेन 5, ये 5th नंबर पे है। अब तुम कहोगे भैया ये तो 1 और 2 नंबर पे नहीं, यहां 4 कार्बन है, 1 2 3 4, फिर 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये आपका कीटोन हो गया। कीटोन के बाद बारी आती है, ये लो, इसको करके दिखाओ। 1 2 3 4 और ये दूसरे नंबर पे, तो ब्यूटेन 2 ओन, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन 4 ओन। जल्दी से इसको देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमने पढ़ लिया कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बारी आती है होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज वो होती है, होमो का मतलब होता है एक जैसे। जैसे मैंने आपको बोला कि इस चेन को देखो, CH4 C2H6 C3H8, क्या कोई एक जैसी चीज लग रही है? तो तुम कहोगे हाँ भैया तीनों की तीनों एल्केन है, तीनों के तीनों अनसैचुरेटेड है और इनके बीच में एक जैसा गैप है CH2, इनके सक्सेसिव के बीच में एक जैसा गैप है CH2। ये बात मैंने यहां लिख रखी है, इसको इंग्लिश में पढ़ लो स्क्रीन रोक के। तो ये होमोलोगस सीरीज हुई एल्केन की। अब मान लो क्वेश्चन आता है, ये पहले बताओ ये कौन सी सीरीज है? ये एल्कीन की सीरीज है। अब क्वेश्चन आता है ब्यूटीन की अगली होमोलोगस सीरीज बताओ, तो पेंटीन, क्या दिक्कत है? अब अगर मैं आपसे कहूं ये कौन सी होमोलोगस सीरीज है, ये गलती से C2H4 आना था, C2H2 C3H4 C4H6, फिर मैं हर बार क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं CH2,
C5H8, इन सबको देखता हूं तो सारे के सारे आयन है, इथेन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ये जो सारे के सारे आयन हैं ये भी होमोलोगस सीरीज है एल्काइन की। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अगली सक्सेसिव बात बताओ इसकी, तो ये हेप्टाइन है, इसका अगला जो आएगा वो होगा ऑक्टाइन। समझो इस बात को, इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में और भी आते हैं, मैं आपको दे रहा हूं ये। पहली बात ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगला आएगा ये। मैं फिर दो दो कार्बन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ा रहा हूं, बाकी के 5 आप खुद लिखोगे। CH3 CHO, अगला आएगा C2H5 CHO, इसके बाद के आप लिखोगे C3H7OH, C4H9OH, इसके बाद के दो और इससे पहले के दो भी लिखोगे, CH3CO, C3H7, CH3CO, ध्यान दो मैं सिर्फ एक ही तरफ के बढ़ा रहा हूं, C4H9 बढ़ा इसमें दोनों तरफ के सकते हैं, इसके बाद एक और इससे पहले एक, दोनों बताओ। ये है होमोलोगस सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये है होमोलोगस सीरीज एल्डिहाइड की, ये है होमोलोगस सीरीज अल्कोहल की, और ये है होमोलोगस सीरीज कीटोन की। अब वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलोगस सीरीज के, ऑल मेंबर कैन रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, जैसे एल्कीन, एल्कीन इन सबका जनरल फॉर्मूला, इनके अंदर हम दो हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम ऐड करते हैं। ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलरिटी होती है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ता जाएगा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। चलो सॉल्युबिलिटी है भी नहीं तुम्हारे में, डेंसिटी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ये क्या है केमिकल रिएक्शंस? ऑक्सीडेशन, एडिशन, कंबस्शन या सब्स्टिट्यूशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना। एडिशन का मतलब क्या होता है? बाहर से किसी एक चीज का ऐड होना, ठीक है। कंबस्शन का मतलब होता है जलकर कार्बन डाइऑक्साइड या पानी बनना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटाकर दूसरे का आना, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, हमें रिएक्शंस दे रखी है, सीधा इथेनॉल पे आ गए। चलो हम ऑक्सीडेशन देखते हैं एक बार। मान लो तुम्हें दे रखा है एक एल्केन, इस एल्केन को अगर मैं बना दूं एल्कोहल, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इस अल्कोहल को बना दूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ध्यान रखना इसके पास 0 ऑक्सीजन थे, अब इसके पास 1 ऑक्सीजन है और इसके पास 2, तो ऑक्सीडेशन और फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या हुआ? अब आप इसको देखो C2H2, अगर मैं इसको 2 हाइड्रोजन दे दूं और 2 हाइड्रोजन दे दूं तो ये हो रहा है आपका एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन। कंबस्शन, जलाना, जलाने में हम क्या देखेंगे? मान लो C4H10 है, इसको अगर मैं ऑक्सीजन दे दूं तो ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और 5 H2O देगा, ये कहलाता है आपका कंबस्शन। कंबस्शन में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे H2O मिलते हैं। सब्स्टिट्यूशन, कोई चीज लगी हुई है उसको हटा के कोई और चीज लगाना, जैसे CH3COONH को अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूं तो वो H को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अभी मैं आपको यही बता सकता हूं क्योंकि आपके में है कम, 11th क्लास में ज्यादा आएंगे, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वगैरह पढ़ेंगे हम। देखो मैंने जब वहां से H हटाया तो यहां खाली H नहीं लिखा, अकेला H का मतलब कुछ और होता है, मैंने हाफ H2 लिख दिया। H2 मतलब उसकी गैस। अब जल्दी से इन चारों को देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पढ़ लिया? आगे चले। अब इन रिएक्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। आ जाओ। कंबस्शन,
मान लो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो आप, तो आपको कंबशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर आप लेते हो CH4 और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बनाता है, दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2H2O बनाता है। मेरी बात सुनना और समझना। ठीक, अब ध्यान दो, ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 2, और यहां कितने हैं? 2 और 2 4। तो यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आप लेसन 1 में पढ़ चुके हो, तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद की सारी रिएक्शंस आप खुद बैलेंस करें। C4H10 को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 4 CO2 और 5 H2O देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी सारी कंबस्शन। इसको कंप्लीट करके दो। जो क्लास में आते हैं वो मुझे कल सुबह करके दिखाएंगे, और जो बच्चे क्लास में नहीं आते वो ऑनलाइन जहां पे भी आप पढ़ रहे हो उसमें कमेंट करके देंगे। कंबस्शन के बाद बारी आती है एडिशन की। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो ये है आपका एल्कीन, या ये है आपका एल्कीन, या ये है। ये केसेस लिए मैंने। अगर मैं इनको हाइड्रोजन देता हूं, वो भी 2 कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में, तो होगा क्या? तो होगा ये कि दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन के पास चले जाएंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, और उन्हें एल्केन बना देंगे। बना देंगे, ठीक। तीनों को देखो, अब अगर मैं यहां एल्काइन ले लेता तो मैं उसको एक बार हाइड्रोजन देके निकल की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में, अभी तो निकल ही चलता, सॉरी, निकल की प्रेजेंस में मैं इसको बना देता एल्कीन, और फिर दोबारा हाइड्रोजन देता निकल की प्रेजेंस में और इसको बना देता एल्केन। इस बात को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लेता हूं ये पहला, या ये, तो क्या आप इसको 2 बार हाइड्रोजन देके एल्कीन या एल्केन बना सकते हो? चेक करो। फिर एडिशन की बात आ गई है। अब एडिशन के बाद बारी आती है, पहला हो गया हमारा कंबशन, दूसरा हो गया एडिशन, अब आएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन के जुड़ने का। जैसे मान लो ये CH4 है, उसको मैंने क्लोरीन दिया, CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक, और क्लोरीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इस वाले क्लोरीन ने कहा भाई तू मेरे साथ चल ले, और इसने कहा तू, मैं तेरी जगह ले लूंगा। जगह लेने को ही सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, समझो। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ये CH3 होता और उसमें मैं Cl2 देता, तो ये तुम्हें क्या देता? CH3 CH2 Cl और HCl बाहर। चेक करो, पहली रिएक्शन। दूसरी, अगर यहां होता C4H10 तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करना है, इसको बना देना C4H9Cl और HCl बाहर। अगर होता C5H12 C6H14 तो फिर मैं, अच्छा, क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करा सकता हूं सनलाइट के प्रेजेंस में। SL लिख रहा हूं मैं सनलाइट को, ठीक है। और मुझे क्या मिलता? यहां मिलता C5H11 Br, C6H13 Br और HCl बाहर और HBr बाहर, ठीक है।
तो हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कंबशन। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इथेनॉल। इथेनॉल है C2H5OH, ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसकी एक प्लेजेंट स्मेल होती है, ये बॉयल करता है 351 केल्विन पे, ये मिसिबल होता है वाटर के साथ इन ऑल प्रोपोर्शन, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पे ना एसिडिक बिहेवियर दिखाता ना बेसिक बिहेवियर। यूज क्या है इसका, एज एन एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है, जहां ठंड बहुत पड़ती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए हम रेडिएटर में डाल देते हैं, वरना ठंड से पानी जम जाएगा, पानी जमने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो टूट जाता है, उससे बचने के लिए। एज अ सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट वगैरह, पेंट वगैरह को डाइल्यूट करने में, उनको सॉल्व करने में, डिजोल्व करने में काम आता है एज अ सॉल्वेंट। एज अ सॉल्वेंट ऑफ प्रिपेयरिंग टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन वही होती है तुम्हारी बीटाडीन, जो तुम चोट लगने पे लगाते हो। हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट ह्यूमन बीइंग, तो वो कहता है इफ द इथेनॉल इज मिक्स्ड विद CH3OH मिथेनॉल एंड कंज्यूम इट कॉज सीरियस पॉइजनिंग एंड लॉस ऑफ आईसाइट। ठीक है, इट कॉजेज एडिक्शन एंड डैमेज द लीवर इफ टेकन इन एक्सेस, वो तुम्हें पता ही है बेटा, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से हमें, हमारे लीवर को, हमारे ऊपर बता दिया आइस को नुकसान होता है। हाई कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल में इवन कॉज डेथ। ये सारी बातें आप देख लेना है, छोटी मोटी बातें याद करने वाली। अब रिएक्शन विद सोडियम, अगर मैं एक इथेनॉल लेता हूं, एक रिएक्शन यहां लिखिए, एक रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं CH3OH, और उसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो सोडियम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वो H को हटा देगा और बनाएगा CH3ONA और एक हाइड्रोजन बाहर कर देगा। अगर मैं C2H5 मतलब C2H5 लिख दिया, C3H7OH के साथ सेम रिएक्शन करूं, तो आप क्या बनेगा आप बताओ। आगे एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन वो होती है जो अपने में से कुछ एलिमिनेट कर देती है। तो मैंने यहां पर लिया CH3CH2OH, एसिड की प्रेजेंस में मैंने इसमें से एलिमिनेट किया OH और H। इस H को दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, CH2 और एक H नीचे, और ये उस OH को बाहर कर देगा। अब बचेगा क्या, अब बचेगा CH2 जिसका एक कोई हिस्सा निकाल के ले गया, और एक CH2 जिसका कोई OH निकाल के ले गया। पहले एक बॉन्ड था, ये कौन नया बॉन्ड आ जाएगा और पानी बाहर हो जाएगा। चेक करो हुआ क्या, CH3 था, उसके पास 3 थे, या CH2 था, इसके पास एक OH लगा हुआ था, जैसे मेरा मार्कर है। ठीक है, इसका OH हटा दिया और इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब वो OH और हाइड्रोजन आपस में आके एक नया बॉन्ड बना लेंगे जो पहले नहीं था, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं आपको और इसके एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। CH3 CH2 CH2OH, तो ये OH एक हाइड्रोजन ले जाएगा और एसिड की प्रेजेंस में, याद रखना, और बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक और देखो, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ये फिर दोबारा अपने साथ वाले को लेके जाएगा हर बार, ये दो ही कार्बनों पे काम करता है, इसको आप पूरा करेंगे। आगे चलते हैं। इथेनोइक एसिड, ईथ का मतलब दो कार्बन, ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे तो एस्टर बनाता है, इसे कहते हैं हम एस्टर बनाने की प्रक्रिया एस्टेरिफिकेशन। इथेनोइक एसिड पानी के साथ घुल जाता है, अल्कोहल के साथ घुल जाता है, ईथर के साथ घुल जाता है। इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, ये जो ठंड होती है फ्रीज, उसमें फ्यूज हो जाता है, और कोल्ड क्लाइमेट में, एंड देयरफॉर इट इज नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियर मतलब जो जम जाता है, ग्लेशियर तुम्हें पता होगा ग्लेशियर्स कहां होते हैं, जहां बहुत ठंड पड़ती है। आगे when a carboxylic acid is refluxed with alcohol in
प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2SO4, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं कैटलिस्ट कौन सा था। तो जो फ्रूटी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, वो आती है, उसे हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, मैं एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। RCOOH प्लस R-OH, यहां पर R और RCOR कार्बन की चेन है। H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में आपको देंगे RCOOR, H2O बाहर। बना के दिखाता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास ये है CH3COOH और एक है CH3OH। इसने कहा मैं अपना OH दे रहा हूं, तू मुझे अपना H दे दिया। एक और है C4H9COOH और यहां पर है C2H5OH, फिर इसने पानी निकाल दिया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4। तो ये क्या बनाएगा? C4H9 सॉरी CH3COCH3। एक O खा गया मैं, सॉरी। अब ठीक है, यहां पे C4H9COO C2H5 चेक करेंगे दोनों चीजें। ठीक है, जल्दी से इसको देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया बेटा? तो ये था आपका एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन पे ध्यान दे लो, यहां पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये दो रिएक्शंस दे रखे हैं मैंने, एक और करा रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको रिएक्शन करा के दे रहा हूं CH3COOH CH3OH। सर देखना अरे बात सर क्या कर रहे हो? क्लास चल रही है केमिस्ट्री की। ओ सॉरी सर। चलो चलो बेटा, ठीक है बेटा। आदत तो पता ही है आपको, राहुल सर की फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं देते किसी को। बर्दाश्त होता नहीं फिजिक्स वालों को, पसंद आता नहीं इनको कि कभी रंग चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, पर हमें तो करना पड़ता है ना। आ जाओ, तो अब बात करते हैं फिर से दोबारा CH3COH की। ठीक है राहुल सर, बाद में लेता हूं आपके डाउट। CH3COH की, CH3OH की। तो अगर मैं CH3COH को अगर CH3OH के साथ रिएक्ट कराता हूं तो फिर दोबारा पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी। और इसको आप मुझे कंप्लीट करके दोगे। जल्दी से देखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? चले आगे, चलो आओ थोड़ा साबुन बना लेते हैं। वो क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद मेटल। अच्छा, थोड़ी सी चीज रह गई है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद मेटल, बाद में साबुन बनाएंगे। एक और पेज दे रहा हूं मैं पीछे ही। अगर मैं इथेनोइक एसिड लेता हूं और उसकी किसी मेटल सोडियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो बस आप ये देख लो कि कितने हाइड्रोजन हटाने हैं। आपको पता होगा मैग्नीशियम का पेट 2 से भरता है और नाइट्रोजन का 1 से। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो बनेगा CH3COONA और एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। और यहां पर मुझे 2 CH3COONA लगेंगे, CH3COOMG, वो भी 2, और एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ एक बार आप मेरे को करके दिखाओ, होगी नहीं होगी? होगी तो कैसे होगी? ठीक है, इसी के साथ मैं 2 रिएक्शन और करा रहा हूं आपको। एक, कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। प्रोडक्ट कुछ खास अलग नहीं बनते, फिर वही सोडियम उस हाइड्रोजन को हटा देगा और बनाएगा CH3COONA। और जो ये CO3 होता है ना, इसको देखो,
ये टूटता है CO2 और एक ऑक्सीजन में। ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके जाता है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लो जिससे दो Na बने, और दो वो H के मॉलिक्यूल एक O के साथ मिलके H2O बनाएंगे और CO2 आपको सीधा का सीधा मिल जाएगा। अब चेक करो, ऐसा ही यहां होता है, एक सोडियम इसको हटाता है, बनाता है CH3COONA, एक CO2 बनता है और एक H2O बनता है। चेक करो, ध्यान क्या रखना है, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, आपको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगाना है, खत्म कहानी। आगे चलते, तो ये वाली रिएक्शन मैंने करा दी, रिएक्शन विद मेटल, एक सोडियम के साथ एक NaOH के साथ भी हो जाएगी। हाँ, ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, वो फिर दोबारा इस H को हटा के Na लगाएगा। लो एक रिएक्शन ले लेते हैं, C4H9COOH, इस H को हटाना है सोडियम से, लेकिन इस बार सोडियम नहीं, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, सोडियम इसकी जगह आके लग जाएगा और बाहर होगा H2O। पहले H2 हाफ H2 बाहर हुआ था, H2O। ठीक है, मैं तीनों को एक साथ भी लिख दूंगा, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए, ये दोनों रिएक्शन मैं पीछे करा चुका हूं, एक बार फिर करा दूंगा। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी फैट को या किसी ऑयल को हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ और वो हमें ग्लिसरॉल और क्रूड सोप दे देता है, कच्चा सोप दे देता है। ठीक है, आगे अब वो कह रहा है सोप और डिटर्जेंट का एक्शन क्या होता है। तो हमने क्या किया, सोप और डिटर्जेंट के एक्शन में हमने देखा, जब सोप को हम पानी के साथ ऐड करते हैं तो सोप के मॉलिक्यूल एक यूनिक ओरिएंट बना लेते हैं अपनी स्फेरिकल शेप की। ठीक है, देखो होता क्या है, साबुन जो होता है उसके दो एंड होते हैं, एक होता है ऐसा एंड और एक होता है ऐसा एंड। इस एंड को हम कहते हैं, एक होता है जिगजैग टाइप एंड, ये होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है डरता है ये पानी से, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये पानी में आते हैं, यहां सारा पानी पानी है, यहां सारा पानी है, तो ये सोचते हैं कि हम, हाइड्रोफोबिक सोचता है मैं पानी से भागूं, तो पानी के अंदर पानी से कहां भागेगा, हाइड्रोफिलिक तो घूम जाते हैं ये लोग। और हाइड्रोफोबिक एक दूसरे का मुंह कर लेते हैं कि यार हम किसी और के पास तो जा नहीं सकते, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि हम पानी से भागकर सिर्फ एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं। तो जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम गला बना लेती है ना, ऐसे गोला बना लेती है, वैसे ये गोला बना लेते हैं, और इसी गोले को हम कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर बाहर से कोई डर्ट या ऑयल आया तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये खुशी खुशी ऐड होते हैं डर्ट या ऑयल के साथ। तो ये एंड है वाटर सोल्यूबल और इसका दूसरा एंड है यहां पर डर्ट और ऑयल सोल्यूबल। तो ये कहानी है इसकी। अब अगर हम इसको देखें और ये इस तरीके का कुछ बन जाए, देखो वाटर सोल्यूबल और ऑयल सोल्यूबल, अगर ये यहां पर मैं एक कपड़ा लूं जिसके अंदर डर्ट और ऑयल था और यहां पर पानी है, पानी के साथ ये वाटर सोल्यूबल एंड मिले हुए और डर्ट और ऑयल के साथ ये जिगजैग एंड मिले हुए, ये उस डर्ट को पकड़ के खींच लेते और पानी तुम्हारा गंदा हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। इसी को कहते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो पहले मिसेल बनता है वो सर्कुलर शेप में, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके का RCOONA होता है, ये आपका सोप है जो RCOO माइनस और Na प्लस में टूट जाता है पानी में डालते ही। अब COO माइनस तो तुम्हारा वाटर सॉल्युबल है और ये कार्बन की चेन फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना बेटा, मैं इसको एक बार बड़ा करके दिखा रहा हूं, इसको एक बार स्क्रीन रोक के रीड कर लो, थोड़ी लैंग्वेज मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी की। जल्दी से पढ़ लिया, स्क्रीन रोक के पढ़ लो, इतना टाइम नहीं है। अब इस पे आ जाओ। चलिए, ये सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म मैं आपको दे दूंगा। अब आगे चलते हैं।
अब बारी आती है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर हार्डनेस होती है। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो इस पानी में और चीजों को घुलने नहीं देती। वो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट। देखो ये रहा आपका मैग्नीशियम का सॉल्ट MgCl2, कैल्शियम का सॉल्ट CaCl2। जब मैं यहां पर सोप को रिएक्ट कराता हूं C17H35 या C15, या तो 17 वाली कार्बन की चेन या 15 वाली कार्बन की चेन COONA के साथ, 17 वाली कार्बन की चेन COONA के साथ या 15 वाली कार्बन की चेन, यहां था 15 लिख दिया, 35 होता है, COONA के साथ रिएक्ट करती है मैग्नीशियम के क्लोराइड के साथ या कैल्शियम के क्लोराइड के साथ। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इस सोडियम को हटा देते, ठीक है, और अपना ही एक सॉल्ट बनाकर बैठ जाते। तो वो जो साफ करने आया था कपड़े को, वो पानी को साफ कर देता है। तो वो सोप हार्डनेस के साथ, हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके उस पानी को सॉफ्ट कर देता है, कपड़ा साफ करना भूल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके बाद अगर आप साबुन डालोगे तो काम कर देगा, हाँ, एक बार सॉफ्ट हो गया ना पानी फिर कर देगा। सॉफ्ट का मतलब जिसके अंदर हार्डनेस ना हो। हार्ड का मतलब दो तरीके के केमिकल्स के सॉल्ट, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। कैल्शियम का क्लोराइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है, ये मत सोचना सिर्फ क्लोराइड होते हैं। आगे, these precipitate stick to the fabric being washed and hence interference with the cleaning ability। हाँ वही, जब उसके साथ चिपक जाते हैं उसको साफ नहीं करने देते वगैरह वगैरह, आप कुछ भी कह लो। तो यहां पर किस किस के आते हैं? कार्बोनेट, मैंने बोला था बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, मतलब वहां मैग्नीशियम का सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है। ये सब के सब, बाइकार्बोनेट तो इतना आसान होता है, सिर्फ बॉईल करने से हार्डनेस चली जाती है, उबालने से। ऐसे ही कैल्शियम का सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हार्डनेस जो होती है पानी की, ठीक है, ये जनरली हमें जो जमीन से निकला हुआ पानी होता है, बोरिंग से निकला हुआ पानी होता है, वहां मिलती है। और वो बोरिंग से निकला हुआ पानी जो होगा उसके अंदर ये सॉल्ट आसानी से मिल जाते हैं हमारे क्रस्ट से। अब वो जो चीजें मिल गई हैं वो हमारे साबुन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो साबुन का काम जो था सफाई करना कपड़े की, वो नहीं कर पाएगा, वो पानी साफ करके चला जाएगा। इसलिए हार्ड वाटर को हम सोप से साफ नहीं कर पाते, हार्ड वाटर में हम सोप के साथ कपड़े साफ नहीं कर पाते, हमें डालना पड़ता है डिटर्जेंट, ठीक है। चलिए, एक चीज छोटी सी रह गई थी, मैं उसको कराता हूं, साइक्लिक कंपाउंड। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। अगर कोई चीज इस तरीके की हो तो इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो इसे साइक्लिक कहते हैं। अब कार्बन गिन लो, और साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो वर्ड आता है नाम से पहले, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा दूं जैसे ये, तो ये बन जाएगा पेंटीन, साइक्लोपेंटीन। ऐसे ही यहां पे साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साइन, इसका नाम आप मुझे बताओगे, ठीक है। अगर इस साइक्लो के साथ कोई क्लोरीन लग जाए तो उसको कहते हैं क्लोरो पहले, साइक्लो ब्यूटेन। अगर नाइट्रो लग जाए तो नाइट्रो पहले, साइक्लो ब्यूटेन। समझो इन बातों को, ठीक है। तो कार्बन नामक चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अगर कोई आपके एनसीईआरटी के मुश्किल क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में डाल के दे दो, मैं तभी तुरंत भी इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 20 तारीख को पेपर है, तो टाइम वेस्ट मत करो। राधे राधे।